फ्रेंड्स, माय नेम इज प्रीति शर्मा और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक नई वीडियो। ये वीडियो हमारी रिवीजन सीरीज की सेकंड वीडियो होने वाली है। इस वीडियो में हम वैल्यूएशन ऑफ गुडविल वाला चैप्टर रिवाइज करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, ये चैप्टर में से आपके बोर्ड एग्जाम में 3 से 4 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, रहने वाली है। ठीक है, तो पहले हम समझते हैं गुडविल क्या होती है। गुडविल का मतलब होता है हमारे फर्म की रेपुटेशन। ठीक है, अब जो गुडविल होती है वो दो तरह की हो सकती है, एक सेल्फ जनरेटेड और एक परचेज गुडविल। जो सेल्फ जनरेटेड गुडविल होती है, सेल्फ जनरेटेड गुडविल का मतलब होता है कि ये गुडविल हमने खुद बनाई है। ठीक है, परचेज गुडविल का मतलब होता है हमने गुडविल परचेज करी है। सेल्फ जनरेटेड मतलब ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हमारी कुछ मार्केट में वैल्यू बन गई। ठीक है, मान लो मैंने अपना एक बिजनेस शुरू करा था। ठीक है, और वो 10 साल पहले मैंने शुरू किया था। 10 साल में कोई ना कोई रेपुटेशन तो मार्केट में उसकी बनी हुई होगी। बट व्हाट अबाउट परचेज गुडविल? परचेज गुडविल का मतलब क्या होता है? जैसे मान लो आज रिलायंस। ठीक है, अब मैं रिलायंस का जो ओनर है मिस्टर मुकेश अंबानी, उनके पास जाती हूँ और मैं उनसे बोलती हूँ कि मुझे ना रिलायंस खरीदना है। तो जब भी कोई भी बिजनेसमैन अपना बिजनेस बेचता है, तो वो कैसे बेचता है अपना बिजनेस? अपनी सारी एसेट्स बेच देता है और अपनी सारी लाइबिलिटीज जो है वो बेच देता है। नेट अमाउंट वो है पेमेंट ले लेता है। ठीक है, जो भी नेट पेमेंट होगी वो ले लेगा। बट मान लो उनके पास 1000 करोड़ की एसेट्स थी और 200 करोड़ की लाइबिलिटीज थी। तो उन्होंने बोला कि मैंने उनको बोला कि आपकी 800 करोड़ की एसेट्स है, मैं आपको 800 करोड़ रुपए दे दूंगी। ठीक है, तो मुकेश अंबानी जी ने बोला नहीं, मैं पिछले 100 साल से अपना बिजनेस चला रहा हूँ। तुम एक बात बताओ मुझे, पिछले 100 साल से रिलायंस चल रहा है, अब तुम आते हो और तुम सिर्फ 800 करोड़ में लेके जाओगे? क्या मैंने इसकी कोई मार्केट में वैल्यू नहीं बनाई है? आज तो तुम रिलायंस के नाम पे कोई भी परचेज करना चाहते हो, सामान आराम से खरीद लेते हैं कस्टमर्स, है ना। रिलायंस के नाम पे तो आराम से कस्टमर सामान खरीद लेते हैं। एंड उसकी कोई ब्रांड वैल्यू है, उसकी मार्केट में वैल्यू है, गुडविल है, उसके कस्टमर्स अच्छे हैं, उसके सप्लायर्स रिलायंस के नाम पे उसको उधारी में सामान बेच देते हैं। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें होती हैं। तो वो कह रहे हैं कि मैंने मार्केट में गुडविल बनाई है, तुम एक काम करो, मुझे 800 करोड़ मत दो, तुम मेरे को 850 करोड़ रुपए दो। पर मेरे पास असेट्स तो 800 करोड़ की ही आई थी, है ना। बट मेरे पास क्या हुआ है कि 50 करोड़ मैंने जो एक्स्ट्रा दिया है वो किस चीज का दिया है? गुडविल का दिया है। तो ये जो 50 करोड़ रुपए मेरी बुक्स में दिख रहे होंगे, वो किस चीज के दिख रहे होंगे? गुडविल के दिख रहे होंगे। इसी को हम बोलते हैं परचेज्ड गुडविल। तो आपको मैं एक चीज बता दूं बेटा, सेल्फ जनरेटेड गुडविल जो होती है वो कभी भी बुक्स में शो नहीं होती है। ठीक है, ये बुक्स में शो नहीं होती। और जो परचेज गुडविल होती है वो हमारी बुक्स में शो होती है असेट साइड। किस साइड? असेट साइड, शोन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। ठीक है, तो बेसिकली हमें गुडविल की वैल्यूएशन करने की जरूरत कब पड़ती है? जब या तो हम बिजनेस को सेल कर रहे होते हैं, या कोई कोई नया पार्टनर एडमिट कर रहे होते हैं, या कोई रिटायर हो रहा होता है, या किसी की डेथ हो जाती है, तो हम ऐसा करते हैं। ठीक है, तो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल हमें वहां पे जरूरत है। ठीक है, तो अब कैसे करते हैं हम गुडविल की वैल्यूएशन? देखो, गुडविल की वैल्यूएशन करने के 3 मेथड्स है आपके पास। मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, 3 मेथड है आपके पास। पहला, एवरेज प्रॉफिट मेथड। दूसरा, सुपर प्रॉफिट मेथड। एंड तीसरा, कैपिटलाइजेशन। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे एवरेज प्रॉफिट मेथड। एवरेज प्रॉफिट मेथड में 2 मेथड आते हैं हमारे, एक सिंपल एवरेज और एक वेटेड एवरेज। ठीक है, तो सिंपली मैं आपको जल्दी जल्दी फटाफट से समझाती हूँ कि एवरेज क्या है। देखो, सिंपल सी बात है। मान लो मैं गई, क्या नाम है, रिलायंस कंपनी के पास उनका बिजनेस खरीदने के लिए। अब उन्होंने मुझे बोला कि यार
मैंने उनको बोला है एक बात बताओ, मैं तुम्हें 50 करोड़ रुपए दूं क्यों, ये तो बताओ मुझे। 50 करोड़ रुपए जो तुम मेरे से एक्स्ट्रा मांग रही हो वो मैं तुम्हें क्यों दूं? मुझे तुम्हारी गुडविल से बेनिफिट होगा तब तो मैं तुम्हें ये पैसा दूं, अदरवाइज मैं तुमको क्यों दूं ये पैसा? तो अंबानी जी हमसे बोल रहे हैं भाई एक बात बताओ, मैंने 100 साल से बिजनेस चला, मैं तुम्हें गारंटी देता हूँ भाई, ऑन एन एवरेज हर साल 10 करोड़ रुपए का प्रॉफिट होता ही होता है। क्या होता है? 10 करोड़ रुपए का प्रॉफिट होता ही होता है। मैंने तो 10 करोड़ का प्रॉफिट होता है तो क्या होगा, बहुत हो जाएगा, अगले साल 10 करोड़ का प्रॉफिट हो जाएगा मुझे, उसके बाद तो कंपनी मुझे ही चलानी है ना, तो नहीं होएगा 10 करोड़ का प्रॉफिट। वो कहते हैं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरी वैल्यू इतनी ज्यादा है कि तुम अगर कोई एफर्ट्स नहीं भी डालोगे तो ये प्रॉफिट अगले 5 साल तक तुमको होगा ही होगा। ऑन एन एवरेज आपको 10 करोड़ का प्रॉफिट होगा पर अगले 5 साल तक होगा। तो मुझे क्या दे दो, 50 करोड़ रुपए दे दो। तो बेटा पहला आपने फॉर्मूला सीख लिया है, सिंपल फॉर्मूला। पहला फॉर्मूला क्या कहता है हमारा कि सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड क्या बोलता है कि यार एवरेज प्रॉफिट ले लो और उसको मल्टीप्लाई कर दो नंबर ऑफ परचेज ईयर से। ये जो नंबर ऑफ परचेज ईयर है ना, ये क्या है, वो बोल रहे हैं कि भाई इतने साल तक तुमको प्रॉफिट होगा ही होगा, मेरे एवरेज प्रॉफिट, मेरी गुडविल की वजह से तुम्हें इतना प्रॉफिट होगा ही होगा। ये है हमारा नंबर ऑफ परचेज ईयर, समझ में आ गई? तो गुडविल का फॉर्मूला हमारा पहला निकल कर आया, एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ परचेज ईयर। अब ये जो बेटा एवरेज है, ठीक है, अब ये एवरेज की वजह से दो दो मेथड निकल कर आ रहे हैं। पहला सिंपल एवरेज, दूसरा वेटेड एवरेज। तो एवरेज निकालने के दो तरीके हैं आपके पास। एवरेज आप कैसे निकालोगे? दो मेथड से निकालोगे। तो मेथड नंबर 1 हमारा क्या कहता है एवरेज निकालने का? भाई सम ऑफ ऑल ईयर्स प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स, ठीक है। और दूसरा, उस मेथड में हम क्या करते हैं, उस मेथड में हमें ना हर ईयर के प्रॉफिट का कुछ वेट गिवन होगा, 1 2 3 4 5, ठीक है, कुछ वेटेड वेटेड एवरेज करना है हमको। तो कुछ वेट्स गिवन होंगे, तो हमें उसका प्रॉफिट, उसका एवरेज कैसे निकालना होगा? हम अपने प्रॉफिट को जो हमारा नेट प्रॉफिट या नॉर्मल प्रॉफिट होगा उसको मल्टीप्लाई करेंगे वेट से और उसका कर देंगे समीशन, ठीक है, समीशन, और फिर हम नीचे डिवाइडेड बाय समीशन ऑफ वेट, समीशन ऑफ, समझ में आया? तो वेट का समीशन से डिवाइड कर देंगे तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकल कर आ जाएगा। ये आपके दो मेथड हैं, ठीक है। एवरेज प्रॉफिट मेथड में जो दो मेथड मैंने बताया ना आपको, कि एक मेथड हमारा होता है सिंपल प्रॉफिट मेथड, और दूसरा होता है वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड में एवरेज ऐसे निकालना है आपको, और वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड में आपको एवरेज ऐसे निकालना है। गुडविल का फॉर्मूला दोनों ही केस में सेम है। अगर आपको सिंपल एवरेज प्रॉफिट बोला जाए तो आप एवरेज प्रॉफिट ऐसे निकालोगे, अगर वेटेड एवरेज बोला जाए तो आप एवरेज प्रॉफिट ऐसे निकालोगे, उसको नंबर ऑफ ईयर परचेज ईयर से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका गुडविल निकल कर आ जाएगा। अब हम बात करते हैं यहाँ पे प्रॉफिट की। देखो बेटा ये जो प्रॉफिट होना चाहिए, ये आपका प्रॉफिट कौन सा प्रॉफिट, देखो प्रॉफिट हमने कई तरीके के पढ़े, ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ठीक है, दुनिया भर के प्रॉफिट पढ़े हमने। तो यहाँ पर हमें कौन सा प्रॉफिट लेना है मैं आपको बता देती हूँ। ये जो प्रॉफिट है ये नॉर्मल प्रॉफिट है। नॉर्मल प्रॉफिट किसके पॉइंट ऑफ व्यू से? हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से। नॉर्मल प्रॉफिट इंडस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से। हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से मतलब क्या है कि इनमें से हमें हर वो चीज हटा देनी है जो पिछले कुछ सालों में एबनॉर्मल हुई थी। पिछले कुछ सालों में क्या हुई थी, एबनॉर्मल हुई थी, उन्हें हमें हटा देना है। ऑब्वियसली ये जो प्रॉफिट, जो हमें प्रॉफिट लेना होगा, ये प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट्स होंगे। तो अगर प्रीवियस ईयर के नेट प्रॉफिट में कुछ एबनॉर्मल चीजें पड़ी हुई हैं उनको हम हटा देंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता देती हूँ, एग्जाम्पल के तौर पे मान लो ईयर 1 में 10 करोड़ का प्रॉफिट था, ईयर 2 में 12 करोड़ का प्रॉफिट था, ईयर 3 में मान लो 8 करोड़ का प्रॉफिट था, ईयर 4 में जो है आपको करोड़ का प्रॉफिट था, और ईयर 5 में लेट्स से फॉर एग्जांपल आपको 20
5 करोड़ का प्रॉफिट था। अब प्रॉब्लम क्या आई कि ईयर 1 तो चलो ठीक था, उसमें सब कुछ सही था, ईयर 12 भी ठीक था, ईयर 8 में क्या, सॉरी 3 में क्या हुआ, ईयर 3 में आपको 8 करोड़ रुपए का जो प्रॉफिट हुआ है, ये इसकी एक वजह थी कि आपके बिजनेस में आग लग गई थी और 2 करोड़ का स्टॉक जो है वो लॉस बाय फायर हो गया, जल गया। तो मुझे एक बात बताओ, सिंपल सी बात है, ये जो 2 करोड़ का लॉस हुआ है इनमें, अगर ये फायर नहीं लगी होती तो उनको नॉर्मली 10 करोड़ का प्रॉफिट तो रहता ही रहता, रहता ना। तो हम क्या करेंगे कि ये देखो, ये तो एबनॉर्मल लॉस है। अब जरूरी थोड़ी है कि तुमको भाई आगे जाके भी तुम्हारे फैक्ट्री में आग लगती रहे और करोड़ों का स्टॉक जलता है कि नहीं। तो जब भी हमें किसी को फ्यूचर की गारंटी देनी है तो हम क्या करेंगे, फ्यूचर की गारंटी देनी है तो हम क्या करेंगे, हम उनको नॉर्मल प्रॉफिट की बात करेंगे। तो अगर मैं ये लॉस नहीं होता मुझे, तो मेरे को ये जो प्रॉफिट होता बेटा वो 10 करोड़ का होता। वो क्या होता, 10 करोड़ का होता। अब मान लो 20 करोड़ रुपीज में आपको क्या हुआ है, अगले 2 साल का 2 करोड़ रुपीज का आपको इंश्योरेंस क्लेम रिसीव हो गया। तो ये क्लेम भी तो अब आग नहीं लगी होती तो क्लेम भी रिसीव नहीं हुआ, तो ये जो रोज रोज थोड़ी ना रिसीव होता है। तो ये भी क्या है, अब नॉर्मल है। अगर ये क्लेम रिसीव नहीं होता तो आपको 18 करोड़ का प्रॉफिट होता। समझ में आ रही है बात? ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम अपने प्रॉफिट को नॉर्मल प्रॉफिट बनाएंगे, हम अपने प्रॉफिट को क्या करेंगे, नॉर्मल प्रॉफिट बनाएंगे। और नॉर्मल प्रॉफिट बनाने के लिए हम क्या करेंगे, हम नेट प्रॉफिट में से जितने भी एबनॉर्मल इनकम्स हैं उनको माइनस कर देंगे, और जितने भी एबनॉर्मल प्रॉफिट्स हैं, सॉरी एक्सपेंसेस हैं, उनको प्लस कर देंगे। अब एबनॉर्मल इनकम कौन कौन सी हो सकती है मैं आपको बता देती हूँ, रुक जाओ। एबनॉर्मल इनकम मतलब जो नॉर्मल बिजनेस में नहीं हो रही है, ठीक है। एबनॉर्मल इनकम जैसे इंश्योरेंस रिसीव हो गया आपको, क्लेम रिसीव हो गया, आपने कोई फिक्स्ड बेच दी उससे आपको प्रॉफिट हो गया, आपने कोई इन्वेस्टमेंट बेच दी उसको, उससे आपको क्या कहते हैं, प्रॉफिट हो गया। ये सब एबनॉर्मल है, रोज रोज थोड़ी ना होता है, ठीक है। आपने क्या कहते हैं कि इंटरेस्ट कमा लिया किसी इन्वेस्टमेंट पे, ये देखो इंटरेस्ट कमा लिया, ये एबनॉर्मल इसलिए है क्योंकि मैं तुम्हें बिजनेस बेच रही हूँ। अब अंबानी जी ने मान लो 50-500 करोड़ की एफडी करवा रखी थी, जरूरी थोड़ी है मैं भी 500 करोड़ की एफडी करवाऊंगी उनका बिजनेस लेके। तो ये जो इंटरेस्ट रिसीव उनको हुआ था, उनके लिए तो हो सकता है ये नॉर्मल हो, बट मेरे लिए नॉर्मल नहीं है। मैं नहीं करवा रही इन्वेस्टमेंट 500 करोड़ की, भाई मैं नहीं करवा रही एफडी 500 करोड़ की, मेरे को तो भैया इंटरेस्ट नहीं चाहिए, मेरे को नहीं मिल रहा इंटरेस्ट, तो मैं उतने अमाउंट के प्रॉफिट को उसमें से घटा देंगी, समझे। कोई डिविडेंड मिल गया आपको किसी भी इन्वेस्टमेंट पे, तो सेम वही डिविडेंड, भाई मैं तो इन्वेस्टमेंट नहीं करने वाली फ्यूचर में, तो ये एबनॉर्मल है मेरे बिजनेस में, ये नहीं होने वाला। एबनॉर्मल एक्सपेंस, एबनॉर्मल एक्सपेंसेस लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट, ठीक है, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, है ना। ये सब चीजें क्या है, लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, ये सब क्या है, मेरे एबनॉर्मल एक्सपेंसेस, या आप इनको एबनॉर्मल लॉसेस भी बोल सकते, समझ में आया। अब आपको और क्या एडजस्टमेंट्स करनी होंगी प्रॉफिट में, और एडजस्टमेंट्स क्या हो सकती है हमारी प्रॉफिट में। आपने हो सकता है कुछ गलतियां करी हो तो आपको उसको रेक्टिफाई करना पड़ेगा। हो सकता है भाई अंबानी जी ने अपनी प्रॉफिट एंड लॉस जब बनाया तो उन्होंने कुछ गलतियां करी थी, आज जब वो मेरे को बोल रहे हैं कि इतना इतना आपको एवरेज प्रॉफिट होगा फ्यूचर में, ये देख लो पिछले साल मेरे को 5 साल ऐसे हुआ है, इतना प्रॉफिट हुआ है, ठीक, कि मेरे को भाई पिछले देख लो, पिछले 5 सालों में मेरे को 10-10 करोड़ रुपए का प्रॉफिट हुआ है हर साल, तुम्हें भी एवरेज जाके 10 करोड़ का प्रॉफिट अगले 5 साल तक होगा। मैं बोलूंगी एक बात बताओ, भाई तुमने प्रॉफिट निकालते वक्त गलतियां करी है, तो गलतियां करी है तो मैं थोड़ी गलतियां कर रही हूँ, मैं तुम्हारी गलतियों को क्यों झेलूं भाई। तुम अपनी गलतियां पहले सही करो,
प्रॉफिट को एक्चुअल प्रॉफिट पे लेके आओ एंड देन फिर बात करेंगे, उसके बाद बात करेंगे। तो अगर आपने कोई गलतियां करी है, कोई एरर्स करे थे, तो आपको उसको क्या करना पड़ेगा, रेक्टिफाई करना पड़ेगा। तो रेक्टिफाई कैसे करेंगे, देखो कुछ एरर्स आपको क्या क्या आ सकते हैं। मैं ये जितने भी पॉइंट्स बेटा बता रही हूँ, ये सारे आपके क्वेश्चन के बेस पे पॉइंट है। ठीक है, आपके क्वेश्चंस में इन पॉइंट्स पे बात हुई है, इसलिए मैं आपको रिवीजन वीडियो में ही ये समझा दे रही हूँ, जिससे कि आप अपने क्वेश्चंस को आराम से कर पाए। ठीक है, चलो। तो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर में आपने क्या करा, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर में आपको किस किस तरीके के एरर आ सकते हैं। आपने डेप्रीशिएशन गलत चार्ज कर दिया। मान लो आपको 5% का चार्ज, आपने 5% का चार्ज 5% का चार्ज करना था, आपने 10% का चार्ज कर दिया। अब इससे क्या हुआ होगा, आपका प्रॉफिट घट गया होगा। क्यों? क्योंकि आपने एक्सेस डेप्रीशिएशन चार्ज कर दिया। तो अब क्या करेंगे, जो बीच का डिफरेंस है उसको क्या करोगे, ऐड बैक कर दोगे, ऐड बैक टू द नेट प्रॉफिट। है ना? तो कैसे करोगे, मान लो आपकी जो प्लांट एंड मशीनरी थी, वो मान लो आपकी 15 लाख की थी। ये रुक जाओ, ये एग्जाम्पल में थोड़ा चेंज। ठीक है, तो आपने 4% से एक्स्ट्रा कर दिया, है ना, 10% कर दिया आपने, जबकि आपको 6% करना था। तो आपने 4% से एक्स्ट्रा कर दिया। तो नेट प्रॉफिट में आप क्या करोगे, ऐड कर दोगे एक्सेस डेप्रिसिएशन। एंड वाइस वर्सा, अगर आपने कम चार्ज किया है तो, अगर आपने क्या किया है, अगर आपने कम चार्ज किया है, मान लो आपने 10% इंस्टेड ऑफ 12%, तो आप क्या करोगे, जो आपने लेस डिडक्शन, लेस डेप्रिसिएशन चार्ज किया था, लेस डेप्रिसिएशन चार्ज, तो जो डिफरेंस होगा उसको डिडक्ट कर दोगे। है ना? और क्या गलतियां हो सकती हैं, और गलतियां ये हो सकती है बेटा, आपने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को कैपिटल एक्सपेंडिचर ट्रीट कर लिया, ट्रीटेड एज कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, अगर आपको ये नहीं पता है, तो मैं इसी वीडियो की लिंक कमेंट बॉक्स में आपको शॉर्ट वीडियो का लिंक दे दूंगी, आप उस वीडियो में जाके देख लीजिएगा कि उनके बीच का क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को अगर आपने कैपिटल एक्सपेंडिचर ट्रीट कर लिया है, तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, पीएनएल में जाता है। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, बैलेंस शीट में जाता है। अभी के लिए इतना समझ लीजिए, एसेट्स को परचेज करना इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब मान लो फॉर एग्जांपल आपने मशीनरी परचेज करी एंड इंस्टॉलेशन चार्जेस पे करा। अब इंस्टॉलेशन चार्जेस जो होते हैं बेटा, जब भी हम मशीनरी परचेज करते हैं तो इंस्टॉलेशन चार्जेस जो होते हैं वो मशीनरी में ही ऐड हो जाने चाहिए। अब मशीनरी में ही ऐड हो जाने चाहिए, बट आपने उसको कंसीडर कर लिया रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की तरह, पीएनएल में चार्ज कर दिया, जबकि वो होना क्या चाहिए था, मशीनरी में ऐड होना चाहिए था। तो आप क्या करोगे, इसका नेट प्रॉफिट में से आपने पहले माइनस किया होगा, तो पहले तो आप ऐड बैक करोगे। और बेटा एक चीज और, ये जो इंस्टॉलेशन चार्जेस है ना, मान लो कि 1 लाख की मशीन थी, उस पे 10,000 के इंस्टॉलेशन चार्जेस थे, 10,000 के इंस्टॉलेशन चार्जेस थे, तो मशीनरी की वैल्यू बुक्स में 1,10,000 रुपए होनी चाहिए। और उसके ऊपर अगर डेप्रिसिएशन लगता, तो 1,10,000 रुपए पे डेप्रिसिएशन लगना चाहिए था। ठीक है, तो अगर ऐसा होता है कि आपने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को कैपिटल एक्सपेंडिचर ट्रीट कर लिया है, तो आपको ये चेक करना पड़ेगा, क्या जो भी हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर था वो डेप्रिशिएबल था। डेप्रिशिएबल मतलब जिसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगता हो, मशीनरी, प्लांट, बिल्डिंग। ठीक है, अगर वो डेप्रिशिएबल था तो उसके ऊपर इफेक्ट पड़ेगा डेप्रिशिएशन का भी। तो जितना पार्ट डेप्रिशिएशन ऑन इंस्टॉलेशन चार्जेस जो होगा, वो भी आपको डिडक्ट
करना पड़ेगा उस पर्टिकुलर ईयर में। गॉट इट? समझ में आई बात मेरी? दोबारा से मैं आपको एग्जांपल के से समझा देती हूँ। मान लो आपकी मशीनरी थी 1 लाख रुपए की, और आपके इंस्टॉलेशन चार्जेस थे, वो मान लो 10,000 रुपए थे। अब आपने ये इंस्टॉलेशन चार्जेस इसमें ऐड किया ही नहीं, ठीक है? आपने क्या किया, इसको पीएनएल में ट्रीट कर लिया। तो पहली बात तो जो नेट प्रॉफिट होगा, मान लो वो नेट प्रॉफिट जो है वो 10 लाख रुपीज है। तो आपने ये जो नेट प्रॉफिट निकाला है, ये इंस्टॉलेशन चार्जेस माइनस करने के बाद निकाला है। तो पहली बात तो आप इसको सही करने के लिए ऐड करोगे। बट मान लो अगर मैंने ये इंस्टॉलेशन चार्जेस इस 1 लाख में ऐड किया होता, तो इसकी वैल्यू होती 1,10,000 रुपए। और जो डेप्रीशिएशन लगता, मान लो डेप्रीशिएशन 10% है, तो वो डेप्रीशिएशन 11,000 का लगता। बट अभी तो सिर्फ 1 लाख पे डेप्रीशिएशन लगा होगा। क्यों? क्योंकि मशीनरी की वैल्यू मेरी बुक्स में 1 लाख रुपए दिख रही है, जबकि वो होनी 1,10,000 रुपए चाहिए। तो 1,000 रुपए का डेप्रीशिएशन क्या हुआ है, कम लगा है। तो मैं डेप्रीशिएशन लगाऊंगी ऑन इंस्टॉलेशन चार्जेस 10,000 रुपए। तो आपको ये ध्यान में रखना है, अगर वो डेप्रीशिएबल एसेट्स होगी तो मेरा जो नेट प्रॉफिट होगा उस पर दो इफेक्ट पड़ेंगे। एक तो जो मैंने इंस्टॉलेशन चार्जेस, ये जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मैंने गलत ट्रीट कर लिया है वो, और दूसरा जो मेरा इंस्टॉलेशन चार्जेस थे उसके ऊपर डेप्रीशिएशन भी मुझे एक्स्ट्रा लगाना पड़ेगा। समझ में आ गई बात? ठीक है। तो ये जो नेट प्रॉफिट आएगा, ये नेट प्रॉफिट मेरा नॉर्मल प्रॉफिट माना जाए। समझ में आ गई बात? चलो आगे की बात कर लेते हैं। तो ये था आपका पूरा कंसेप्ट एवरेज प्रॉफिट था, और इसमें मैंने आपको बताया कि आपको नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालना है। इसमें एक और पॉइंट रेक्टिफिकेशन का रह रहा है, जब आप क्या करते हो, आप अपने ओपनिंग स्टॉक को या क्लोजिंग स्टॉक को गलत ट्रीट कर लेते हो। मान लो आपका कंसेप्ट नंबर 1 डाल देती हूँ मैं इसमें। प्रॉब्लम कहाँ आई, क्लोजिंग स्टॉक आपने ओवर स्टेट कर दिया। जब क्लोजिंग स्टॉक बेटा आप ओवर स्टेट कर दोगे, तो मुझे एक बात बताओ, ट्रेडिंग अकाउंट में मान लो ऑफ ईयर 2024, और आप एवरेज ले रहे हो, एवरेज प्रॉफिट आप किसका कैलकुलेट कर रहे हो, लेट्स से 3 साल का, 2023 का, 2024 का और 2025 का कर रहे हो। तो मुझे एक बात बताओ, जब आप ट्रेडिंग अकाउंट बनाओगे और अपने क्लोजिंग स्टॉक को ओवर स्टेट कर दिया, मतलब ज्यादा दिखा दिया, तो आपका ग्रॉस प्रॉफिट भी ज्यादा हो जाएगा, है ना? क्योंकि इनकम साइड आपकी बढ़ गई है। आपकी इनकम साइड जब बढ़ जाएगी तो जीपी ज्यादा हो जाएगा। जब जीपी ज्यादा हो जाएगा एनपी ज्यादा हो जाएगा। तो यानी नेट प्रॉफिट जो 2024 का दिख रहा होगा वो ज्यादा दिख रहा होगा। तो आप उसमें से क्या करोगे, ओवर स्टेटेड वाला जो है क्लोजिंग स्टॉक माइनस कर दोगे। पर मुझे एक बात बताओ, जब पिछले साल का क्लोजिंग स्टॉक ओवर स्टेटेड है, तो यही क्लोजिंग अगले साल का ओपनिंग बन जाएगा। और अगले साल का जब ओपनिंग ओवर स्टेटेड हो जाएगा तो जीपी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जब जीपी कम हो जाएगा तो एनपी कम हो जाएगा, है ना? क्योंकि एक्सपेंस साइड है, एक्सपेंस साइड हमारा कम हो गया तो हमारा जीपी कम हो गया, जीपी कम हो गया तो एनपी कम हो गया। तो नेक्स्ट ईयर में भी मतलब इसका क्या है, अगर क्लोजिंग स्टॉक आपने गलत दिखा दिया है, तो क्लोजिंग स्टॉक के केस में अगर आपने गलत दिखाया है तो उसका इफेक्ट दोनों सालों में पड़ेगा, इस साल में भी और अगले साल में भी। तो नेट प्रॉफिट में आप ऐड करोगे ओवर स्टेटेड क्लोजिंग स्टॉक ऑफ प्रीवियस ईयर। समझ में आ गई बात? वाइस वर्सा कंसेप्ट नंबर 2 अगर मैं इसमें पढ़ाऊं, कंसेप्ट नंबर 2 में क्या होगा, क्लोजिंग स्टॉक हमारा अंडर स्टेटेड हो गया। तो बेटा क्लोजिंग स्टॉक में जैसे ही प्रॉब्लम आएगी वैसे ही 2 सालों में प्रॉब्लम आएगी, ठीक है? 2 इयर्स में प्रॉब्लम आएगी। अब वो अंडर स्टेटेड हो गया तो वही प्रॉब्लम आ गई। अंडर स्टेटेड हुआ जब इनकम साइड कम हो गई, तो मेरा नेट प्रॉफिट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ईयर वन में, जो ईयर वन होगा जिसमें प्रॉब्लम आई है, उसमें हम नेट प्रॉफिट में क्या करेंगे, ऐड करेंगे।
और क्योंकि अगले साल क्या होगा, डेबिट साइड कम हो गई होगी, है ना, यानी एक्सपेंस साइड कम हो गई होगी तो नेट प्रॉफिट बढ़ गया होगा। तो नेट प्रॉफिट में उसको क्या करोगे, माइनस। डन, समझ में आया। बट ओपनिंग स्टॉक में अगर गलती हुई होगी बेटा, तो उसी एक पर्टिकुलर ईयर में ही गलती हुई होगी, क्योंकि ओपनिंग स्टॉक कहीं कैरी फॉरवर्ड नहीं होता, क्लोजिंग स्टॉक कैरी फॉरवर्ड होता है। समझ में आ गई बात, चल। अब आते हैं मेथड नंबर 2 पे, सुपर प्रॉफिट मेथड। बेटा सुपर प्रॉफिट मेथड ना, ये क्या कर रहा था ना, ये अपने अपने में ही घूम रहा था, सिंपल एवरेज। सुपर प्रॉफिट बाहर निकल गया। सुपर प्रॉफिट कहता है, एक बात बताओ मुझे, तुम किस इंडस्ट्री में काम कर रहे हो। मान लो रिलायंस काम कर रहा है स्टील की इंडस्ट्री में, स्टील का काम है इनका, स्टील वगैरह ये बेचते हैं, ठीक है। अब रिलायंस जो है वो स्टील की कंपनी में काम कर रहा है। अब स्टील की कंपनी में बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, टाटा काम कर रहा है, अडानी काम कर रहा है, और भी कोई कंपनी का नाम बता दो मुझे, कोई भी मान लो, कोई भी और कंपनी में A&B कंपनी कर रही है। अब प्रॉब्लम पता है क्या है, मैंने बोला एक बात बताओ रिलायंस भैया, तुम्हें मैं 50 करोड़ रुपए गुडविल के दूं यार। एक बार बताओ, मैंने तुम्हारी जो असेट्स परचेज करी वही तो प्रॉफिट का पार्ट है, उस एसेट्स की वजह से तो प्रॉफिट हो रहा है ना। मुझे एक्सेस प्रॉफिट क्या हो रहा है, मैं अगर टाटा को खरीद लूं तो भी मुझे 50 करोड़ का प्रॉफिट हो जाएगा, अडानी को खरीद लूं तो भी 50 करोड़ का प्रॉफिट हो जाएगा। तुमसे मुझे एक्सेस क्या प्रॉफिट हो रहा है, मुझे ये तो बताओ। तो अडानी जी बोलेंगे, अंबानी जी बोलेंगे, यार एक बात बताऊं मैं तुम्हें, जो टाटा है ना, टाटा का जो इन्वेस्टमेंट है वो 1000 करोड़ रुपए, वो 1000 करोड़ पे ना 8 करोड़ रुपए कमा रहे हैं। मतलब या 80 करोड़ रुपए कमा रहे प्रॉफिट। और जो अडानी है ना, उसका 200 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है, और वो 200 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करके मान लो 16 करोड़ रुपए कमा रहा है। और जो A&B है ना, उसने जो इन्वेस्टमेंट करा है वो 100 करोड़ का करा है, और ऐसे करके वो 8 करोड़ कमा रहे हैं। तो तुम देखो हर बंदा 8% का प्रॉफिट कमा रहा है। पर तुम्हें पता है मैंने जो इन्वेस्टमेंट करा है ना, मेरा जो इन्वेस्टमेंट है, रिलायंस कह रहा है कि मेरा जो इन्वेस्टमेंट है ना, तुम्हें पता है कितना है, मेरा इन्वेस्टमेंट 200 करोड़ का है, 2000 करोड़ का है। कह रहा है कि मेरा जो इन्वेस्टमेंट है ना वो 2000 करोड़ का है, और ये 2000 करोड़ पे ना मैं कमा रहा हूँ कितना, मैं कमा रहा हूँ 200 करोड़ रुपए। मैंने बोला क्या, ऐसा है क्या, तुम क्या कर रहे हो, 2000 करोड़ का लगा के 200 करोड़ रुपए कमा रहे हो। वो कहता है मैं 10% कमा रहा हूँ, 10%। क्यों, पूरी इंडस्ट्री तो मिलके 8% कमा रही है, मैं अकेला इंडस्ट्री का प्लेयर हूँ जो 10% कमा रहा हूँ। और बेटा एक बात बताऊं मैं तुम्हें, ये जो मैं एक्स्ट्रा 2% कमा रहा हूँ ना, एक्स्ट्रा 2%, ये मैं कमा रहा हूँ अपनी गुडविल की वजह से। ये मैं क्यों कमा रहा हूँ, अपने गुडविल की वजह से। पूरी इंडस्ट्री मिलके भी जब कमाएगी ना, तुम भले ही नए प्लेयर भी हो उस इंडस्ट्री में, तुम जाओ और अपनी नई फैक्ट्री डाल दो, मेरी फैक्ट्री मत खरीदो, किसी की फैक्ट्री मत खरीदो, तुम अपनी नई नई फर्म भी डालोगे ना तो भी तुम 8% का प्रॉफिट कमाओगे। पर मेरी फर्म तुम खरीद के 10% का प्रॉफिट कमाओगे, और ये जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमाओगे ये मेरी गुडविल की वजह से कमाओगे, ठीक है। तो बेटा यही होता है सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट का मतलब क्या होता है कि जो नॉर्मल इंडस्ट्री कमा रही है, इस केस में हमारा सुपर प्रॉफिट क्या है, 2%, ठीक है। तो वो ये कह रहा है कि जो तुम सुपर प्रॉफिट है ना, वो कमाओगे अगले 5 साल तक, ठीक है। जो तुम 2% एक्स्ट्रा कमा रहे हो अगले 5 साल तक कमाओगे, तो भाई
अगले 5 साल तक तुम कमाओगे 2% का प्रॉफिट। 2% का प्रॉफिट एक्सेस एक्सेस मतलब कमाओगे अगले 5 साल तक कमाओगे। जो भी तुम सुपर प्रॉफिट कमाओगे कम से कम वो तो मेरी गुडविल का कमाओगे ना। वो तो पैसा मैं तुमसे लेकर ही रहूंगा। समझ में आया? तो अब हम गुडविल का फॉर्मूला कैसे बनाया हमने। जो सुपर प्रॉफिट है वो तुम सामने वाली पार्टी अपनी गुडविल की वजह से कमा रही है, तो वो पैसा मैं आगे जाके उनकी गुडविल की वजह से कमाऊंगी। इसीलिए वो मुझसे कह रहे हैं कि जितना तुम सुपर प्रॉफिट कमा रहे हो मेरी गुडविल की वजह से कमा रहे हो, और इतने पर्टिकुलर टाइम पीरियड तक कमाओगे, तो उतना पैसा मुझे एज अ गुडविल प्रोवाइड कर दो। ठीक है, तो सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला मैंने तुमको क्या बताया। अगर मैं अपने एक्चुअल प्रॉफिट में से अपना नॉर्मल प्रॉफिट किसके पॉइंट ऑफ व्यू से, इंडस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से माइनस कर दूं, तो मेरा क्या निकल कर आएगा, सुपर प्रॉफिट निकल कर आएगा। और मैं नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालूंगी कि भाई एक बात बताओ, जो मैंने कैपिटल एम्प्लॉयड करी है, कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब जो मैंने इन्वेस्टमेंट करी है, ठीक है, ये जो मेरी नेट एसेट्स है, उसको अगर मैं रेट ऑफ रिटर्न, कौन सा रेट ऑफ रिटर्न, जो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है जो मार्केट कमा रही है, उससे मैं मल्टीप्लाई कर दूं, तो मेरा क्या निकल कर आएगा, नॉर्मल प्रॉफिट निकल कर आएगा। मेरे ऊपर के, अगर मैं एग्जांपल की बात करूं, तो 200 करोड़ का टर्नओवर था, सॉरी इन्वेस्टमेंट था, 8% पे कमाना चाहिए था 160 करोड़ रुपए, पर वो कमा कितना रहे थे, 200 करोड़ रुपए। यानी वो जो 40 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा कमा रहे थे, वो किसके वजह से कमा रहे थे, अपने गुडविल की वजह से कमा रहे थे। समझ में आई बात आपको? ठीक है, चल। तो ये था आपका सुपर प्रॉफिट मेथड। बहुत ही आसानी से मैंने आपको समझाया, बहुत एग्जांपल लेके समझाया, आपको ध्यान से समझना है। ठीक है, पढ़ाई करनी है। चल, अब आते हैं कैपिटलाइजेशन मेथड पे। तो मेथड नंबर 3 हमारा है कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट। अब इसमें क्या होता है, हम क्या कर रहे हैं, कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट में हम क्या कर रहे हैं, हम जो हमारा प्रॉफिट है ना, उसको कैपिटलाइज करके कह रहे हैं कि ये हमारी गुडविल। ठीक है, कैपिटलाइज करने का मतलब क्या है कि हमने पहले क्या किया था, देखो सुपर प्रॉफिट वाले मेथड में हम क्या कर रहे थे, सुपर प्रॉफिट वाले मेथड में हम ये बोल रहे थे कि हमने भाई इन्वेस्टमेंट कितना करा और उस पे कितना परसेंट का प्रॉफिट कमाया। अब हम उल्टी बात करें, हम बात करें कि अगर मान लो मेरा जो प्रॉफिट है वो 100 करोड़ का है, और जो मार्केट है, जो इंडस्ट्री है, वो 10% का प्रॉफिट कमा रही है, तो मेरी जो इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए, 1000 करोड़ की होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए, 1000 करोड़। कैसे पता चला, 100 करोड़ अगर मैं कमा रही हूँ और 10% का प्रॉफिट है मेरा, मतलब इंडस्ट्री का, तो नॉर्मली मुझे इन्वेस्टमेंट कितना लगाना चाहिए, 1000 करोड़। पर मान लो मैंने लगाया 800 करोड़ है, तो जो 200 करोड़ एक्स्ट्रा वैल्यू आ रही है ना मेरे एसेट्स की प्रॉफिट के कैपिटलाइजेशन पे, वो आ रही है गुडविल की वजह से। समझ में आया? तो अब देखो क्या बात हो रही है, जो कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट है इसमें भी हम दो तरह से बात करेंगे गुडविल कैलकुलेट करने के लिए, वही सेम, एक एवरेज प्रॉफिट और एक सुपर प्रॉफिट। तो सिंपली देखो, सुपर प्रॉफिट तो खुद में ही डिडक्शन है ना। सुपर प्रॉफिट क्या है, सुपर प्रॉफिट तो खुद ही डिफरेंस है हमारे एक्चुअल प्रॉफिट और नॉर्मल प्रॉफिट का। तो इसमें जो हमारा गुडविल का फॉर्मूला होगा ये बहुत ही आसान होगा। हम सिंपली क्या करेंगे, हम ये बोलेंगे कि जो मेरा सुपर प्रॉफिट है ना, जो मैं एक्सेस कमा रही हूँ, उसका केवल हमें रेसिप्रोकल करके कैपिटलाइजेशन कर देना है। हम सिर्फ उसका कैपिटलाइजेशन कर देंगे तो ही मेरा क्या निकल कर आ जाएगा, गुडविल निकल कर आ जाएगा। ठीक है, बट अगर मेरे एवरेज प्रॉफिट की बात करी जाए, तो एवरेज प्रॉफिट तो, क्योंकि यार देखो, एवरेज प्रॉफिट मेथड में हम क्या करते हैं, डिफरेंस नहीं लेते, तो हमें इसको कैपिटलाइज करना पड़ेगा। हम बोल रहे हैं भाई देखो, मेरा जो एवरेज प्रॉफिट है उसका जो वैल्यू ऑफ कैपिटलाइजेशन निकलेगा, उसको निकालने के लिए मुझे उसको रेट ऑफ रिटर्न से डिवाइड करना पड़ेगा। तो क्या निकल कर आएगा, मेरा वैल्यू ऑफ कैपिटलाइज प्रॉफिट है ना। और वैल्यू ऑफ कैपिटलाइज प्रॉफिट से अगर मैं नेट एसेट्स को माइनस कर दूं,
तो मेरा क्या निकल कर आएगा, गुडविल। सेम एज इट इज जैसे मैंने ऊपर फॉर्मूला आपको समझाया, यही हमारा एवरेज प्रॉफिट कैपिटलाइजेशन का फॉर्मूला है। समझ में आई? वैल्यू ऑफ कैपिटलाइज प्रॉफिट माइनस नेट एसेट्स, या आप कैपिटल एम्प्लॉयड भी लिख सकते। ठीक है। अब देखो कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब क्या होता है कि आपने कितना इन्वेस्टमेंट किया है। तो अगर हम बैलेंस शीट की बात करें तो यहाँ पे हमारी आती है फिक्स एसेट्स, यानी कि एनसीए, नॉन करंट एसेट्स। यहाँ आती है हमारी करंट एसेट्स, ये होती है हमारी कैपिटल। यहाँ रिजर्व एंड सरप्लस, यहाँ पे हमारे आते हैं एनसीएल मतलब नॉन करंट लायबिलिटीज, जैसे कि हमारे बैंक लोन वगैरह। फिर आते हैं हमारी करंट लायबिलिटीज। तो बेटा ये जो होता है ना, ये एक्सटर्नल लायबिलिटीज होती हैं, इनको हम एक्सटर्नल लायबिलिटीज बोलते हैं। बट बट ये मिलके हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड बनाती है। क्या बनाती है? कैपिटल एम्प्लॉयड। कि हमने कितना पैसा एम्प्लॉय कर रखा है, कितना इन्वेस्टमेंट करा है। इन्वेस्टमेंट या तो हम ओनर अपनी जेब से करेगा, या बिजनेस के पैसे को लगाएगा, या फिर लोन लेके लगाएगा। तो ये कैपिटल एम्प्लॉयड है। ठीक है। तो कई बार आपके इस चैप्टर में नेट एसेट्स को ही ये कैपिटल एम्प्लॉयड बोल देते हैं, पर ऐसा कुछ जरूरी नहीं है कि नेट एसेट्स कैपिटल एम्प्लॉयड के बराबर हो। तो इसका फॉर्मूला क्या बनता है हमारा, टोटल एसेट्स। आपको पता है ना, टोटल एसेट टोटल लायबिलिटी के बराबर होता है। तो टोटल एसेट्स माइनस एक्सटर्नल लायबिलिटीज हमारी कैपिटल एम्प्लॉयड या नेट एसेट्स होती है। और एक और फॉर्मूला होता है हमारा, कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस प्लस लॉन्ग टर्म बोरिंग्स। और अगर आपको टोटल एसेट्स में मतलब टोटल एसेट्स में कोई मिसलेनियस एक्सपेंस वगैरह दिए हुए हैं, जैसे कि एडवर्टीजमेंट, सस्पेंस, ठीक है, आपके कुछ एक्सपेंसेस दे रखे हैं या लॉस दे रखे हैं, एक्यूमुलेटेड लॉसेस दे रखे हैं, तो वो आपको यहाँ से हटाने पड़ेंगे। वो क्या करने पड़ेंगे आपको, टोटल एसेट्स में से माइनस करने पड़ेंगे। याद रखिएगा ये चीज। समझ में आ गई आपको बात? ठीक है। तो ये था बेटा आपका पूरा चैप्टर गुडविल का, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। ठीक है। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे को लिख सकते हैं। ठीक है। या फिर आप टेलीग्राम चैनल पे मेरे को मैसेज कर सकते हैं। अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो आप मुझे बता दीजिए, मैं टेलीग्राम चैनल पे ये अपलोड कर दूंगी, आप वहां से ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। ठीक है। तो बढ़िया है।